आपत्ति लगाने वाले भी हमारे अपने लोग हैं, अपने ही भाई लोग हैं, और जिस पे आपत्ति लगी वो भी एक नौजवान है, हमारा छोटा भाई है। हमसे उसने बहुत कुछ सीखा और हमने उसके संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। कपिल देव रावत ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, और ये तो खेल का मैदान है। मुझे लगता है कि कपिल देव रावत अगर इस खेल से किसी साजिश या किसी षड्यंत्र के हटा भी दिया जाता है तो उसका अभिमन्यु की तरह सातवें द्वार पे वध नहीं होना चाहिए। हमने लंबे समय से रमाई घाटी में प्रफुल्लाल जवाठा जैसा नेता नहीं दिया है, हमने स्वर्गीय राजन सिंह रावत जैसा नेता नहीं दिया है। तो हम नौजवान पीढ़ी से जो भी लोग निकल के आ रहे हैं, जो भी आज आपके बीच में प्रतिनिधि बन रहे हैं, आप उनको राजनीति की कसौटी पे ठोक परख करके चेक कीजिए और तब मतदान दीजिए। आप आने वाले भविष्य को देख के मतदान दीजिए। आज भी हमारे रमाई के लोग किसी काम के लिए जब देहरादून सचिवालय में जाते हैं तो उनको सुबोध उनियाल जी के यहाँ जाना पड़ता है, उनको प्रीतम सिंह चौहान जी के यहाँ जाना पड़ता है, उनको किसी और नेता के यहाँ जाना पड़ता है। आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध कि ये संदेश अवश्य प्रत्येक उत्तराखंडी के पास पहुंचना चाहिए। प्रणाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट में हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल रावत जी हैं और आज कुछ खास चर्चा करेंगे। जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और कहीं ना कहीं 3 तारीख को जो है प्रत्येक प्रत्याशी को उनका सिंबल जो है मिल जाएगा, चुनाव निशान मिल जाएगा। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत पहाड़ संदेश पे। धन्यवाद। पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय रहे। और रवाई के अंदर राजनीतिक वातावरण चल रहा है, इस बीच में जो रवाई की परंपरा रही है जागरूक जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने की, इस बार रवाई की जनता कुछ ऐसा ही करे और अच्छे जनप्रतिनिधियों को समाज में आगे लाए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, चाहे निर्दलीय हों, जो समाज की सेवा कर सकते हैं उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच जो है कुछ आपत्तियों का भी 2 तारीख तक जो है आपत्तियां ली जा सकती हैं और उन पर निस्तारण भी होना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं बड़कोट नगर का जो माहौल है काफी गर्म है? राजनीति का जो ये धर्म युद्ध है, इसमें साम दाम दंड भेद सभी चीजों का प्रयोग होता है और धर्म युद्ध कहते कहते कब कौन अधर्म पे उतर जाए इसका भी कोई सानी नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कल जिस तरीके से 10 प्रत्याशियों को छोड़ करके मात्र एक प्रत्याशी जिसका नाम कपिल देव रावत है उसको लेकर के एक आपत्ति दर्ज हुई है। आपत्ति के तथ्यों पर जांच चल रही है, उस पर अभी निर्णय आना बाकी है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कपिल देव रावत का एक सार्वजनिक जीवन है। वो 10 वर्षों से अपनी सूझबूझ, अपनी समझ के अनुसार समाज में अपना अच्छा योगदान दे रहा है। हो सकता है कि वो किसी के पैमाने पे खरा ना उतर रहा हो सकता है कि किसी को उसके अंदर कमियां दिखाई दे रही हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर वो अपने इन प्रयासों के बाद चुनाव लड़ रहा है तो वो एक योग्य प्रत्याशी है। अगर किसी प्रत्याशी के ऊपर डकैती के, बलात्कार के या मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं तब तो हम मान सकते हैं कि समाज में ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कपिल देव रावत ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, और ये तो खेल का मैदान है। मुझे लगता है कि कपिल देव रावत अगर इस खेल से किसी साजिश या किसी षड्यंत्र के हटा भी दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि गेम में कोई एक तरफा किसी के पक्ष में मैच चला जाएगा, तब भी 9 प्रत्याशी रहेंगे। तो इस तरह की कोशिश करना मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और कम से कम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए गलत मैसेज है। तो ये खेल की तरह है, सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आपत्ति लगाने वाले भी हमारे अपने लोग हैं, अपने ही भाई लोग हैं, और जिस पे आपत्ति लगी वो भी एक नौजवान है, हमारा छोटा भाई है। हमसे उसने बहुत कुछ सीखा और हमने उसके संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ, दुआ करता हूँ कि निसंदेह उसको क्लीन चिट प्राप्त हो और एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में मैदान पे आए। आज इन 10 प्रत्याशियों में उसका अच्छा नाम चल रहा है, मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा अनुज है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ और कांग्रेस ने हमें यही सिखाया है कि भाईचारा, सदाचार और आपस में द्वेष भावना ना हो, समाज में अच्छी बातें हो। बाकी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो निसंदेह मैं ये कामना करता हूँ कि कपिल देव रावत को क्लीन चिट मिले और वो मैदान पे आए और जो उस बच्चे ने उस लड़के ने जो तैयारी की है वो अपना चुनाव लड़े। ये तो जग कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा, है ना। तो इस समय जो सबसे बड़ी जुडिशरी है वो हमारी जनता है।
जनता को निर्णय करना है कि भड़कूट नगर पालिका का भावी चेयरमैन कौन होगा। वो उसके अपने अपने सिद्धांतों पे है। हर कोई अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ पे चुनाव लड़ रहा है। मैं अपनी अलग स्ट्रेंथ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, दूसरा अपनी अलग स्ट्रेंथ पे चुनाव लड़ रहा है। लेकिन किसी के साथ इस टाइम पे ऐसा करना तो मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। समाज इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी सबको क्लियर कट हो और जितने नामांकन हो, मैं चाहता हूँ सभी लोग चुनाव लड़े और अच्छे ढंग से चुनाव लड़े और बढ़िया तरीके से हम रमाई घाटी से पूरे राज्य में अच्छी राजनीति का संदेश भेजे। क्या लगता है जिस तरीके से जो ये आपत्ति कहीं ना कहीं चुनावी समीकरणों में इसका असर दिखेगा? लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपत्ति नहीं लगती तो शायद कपिल देव रावत के नामांकन में कोई शायद दिक्कत नहीं आने वाली थी। उसे विकल्प स्वीकृति की जो परमिशन में प्राप्त हो जाती। अब आपत्ति लगी है तो वही मजिस्ट्रेट जो है, जो न्याय उसकी जो व्यवस्था है, वो तो एक एक तथ्यों की जांच करेगी, एक एक कागज की जांच करेगी, एक शब्दों की जांच करेगी। हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल चीज आ जाए, हो सकता ना आए। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए और मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार अभी कपिल देव रावत ने ऐसा कुछ नहीं खोया है कि उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई उसका जीवन का रहा है। मुझे लगता है कि वो मेहनत करने का नौजवान है और उसको चुनाव लड़ना चाहिए। और हम जितने भी चुनाव लड़ने में सबसे छोटा है और हम से सबसे छोटा है तो उसका अभिमन्यु की तरह 7वें द्वार पे वध नहीं होना चाहिए। और विजयपाल रावत, मैं ये चाहता हूं कि ना उसका वध हम होने देंगे। हम ये चाहते हैं कि वो महारथी है, अच्छा लड़का है, चुनाव लड़े। मेरी ढेरों शुभकामनाएं अपने प्यारे अनुज को कि जीवन में अच्छा करे। उसके साथ नौजवानों की एक अच्छी टीम है। आप कभी कभी लोग सोच लोगे यार एक प्रत्याशी होकर के मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 24-25 वर्षों का राजनीतिक संघर्ष रहा है। मुझे पता है कि राजनीति में जब आप लड़ते हो तो आपको कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, कितना दुख झेलना पड़ता है। अगर ये घटना आज मेरे साथ हुई होती तो मैं भी अपेक्षा करता कि कपिल देव रावत आज मेरे पक्ष में ये बात कहे कि विजयपाल भाई का संघर्ष है। तो मैं अपने संघर्षों को देखते हुए, उनको याद करते हुए उस पे मुझे दया आती है। मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लड़ाई अपनी जगह है, हम दोनों बिल्कुल आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव में। और भी मेरे प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं इन आपत्तियों में राजनीतिक बू आ रही है। बिल्कुल आ रही है। राजनीति हो रही तो राजनीतिक बू तो आएगी ही ना भाई। कपिल देव समाज सेवी है, लेकिन ये तो राजनीति है। मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद, जिसको जिस प्रक्रिया में, जिस हथियार में जो आदमी एक्सपर्ट होगा, आदमी उसका प्रयोग करेगा। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो मोहब्बत की दुकान पे विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, प्रेम में विश्वास रखते हैं। हम षड्यंत्र प्रपंचों में ना पड़ करके समाज को एकजुट करके प्यार की भाषा से राह में आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसलिए तो आज मुझे भी इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। मुझे भी तो लोग आज एक अपना अच्छा प्रत्याशी मान रहे हैं। अगर मैं इन चीजों पे उलझने लग जाऊं तो फिर मेरे में और लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी सब ठीक करे। हमने आज खुद चुनाव में रहना था, लेकिन हमें उसकी चिंता हो रही है, इसलिए हम भी यहाँ तहसील में खड़े हैं। हम भी देख रहे हैं भाई क्या है। हम भी चाहते हैं कि भाई प्रपत्रों में ऐसी क्या आपत्ति आ गई जो आप उस पर लगा रहे हो। तो कोई ऐसा, मैंने बार बार कहा ना कि कोई ऐसा आपराधिक, कोई बहुत बड़ा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि नैतिकता पे आधार पर उसके खिलाफ कोई आपत्ति लगनी चाहिए। अब कहीं कोई चीज कागजों में रह गई हो या कोई बात रह गई या जिसने आपत्ति लगाई हो उसके साथ कोई पारिवारिक मसला इनका रहा हो, जमीन जायदाद का या निजी मसला रहा हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्या परिणाम आएगा मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अंडर जुडिशरी मामला है, अभी मजिस्ट्रेट के अंडर में सारी चीजें हैं। लेकिन एक जो भावना होती है, मैं आज प्रत्याशी जरूर हूँ, लेकिन वो मुझे बड़ा आदर करता है, बड़ा भाई भी बोलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा हो, शुभ हो, मौका मिलना चाहिए। असल में अरे ठीक है यार, नहीं जीतेगा कपिल देव रावत चुनाव तो कम से कम ये तो तय होगा कि ये कैसा चुनाव लड़ा। आगे 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 उसकी उम्र है, हमसे 10-12 साल छोटा है वो, भविष्य का तो नेता बनेगा। बिल्कुल है ना, क्या पता चुनाव जीत जाए। दोनों चीजें, चुनाव इस समय कौन जीतेगा बड़कोट के अंदर ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। 10 प्रत्याशी हैं, सभी को जनता अपना आशीर्वाद दे रही है और वोट साइलेंट हो चुका है। लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूं कि राजनीतिक शुचिता के लिए, राजनीतिक शुचिता को बनाने के लिए, राजनीतिक के अच्छे वातावरण को तैयार करने के लिए हमें लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है आपत्तियां लगाने की, इनका समर्थन नहीं करना चाहिए, इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। और जिस भाई ने भी वो आपत्ति लगाई है, मैं तो ये कहना चाहूंगा ठीक है, हो सकता है भाई आपकी कोई शिकायत हो, कोई नाराजगी हो, उस गुस्से को कहीं और निकाला जा सकता था, उसकी लड़ाई कहीं और ली जा सकती थी। लेकिन आज पब्लिक में भी मतलब मुझे मन नहीं लगता लोगों को कि ये सब ठीक हो रहा है। तो बस यही बात मैं कहना चाहूंगा कि
उस नौजवान को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए, राजनीति चुनावी सरगर्मियों के बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व आपने उनके बोल में सुना होगा, क्योंकि आज जो है राजनीति निचले स्तर की होने लग गई है। राजनीति का स्तर जो है इतना नीचे हो गया है कि दूसरे की तारीफ करने में हम लोग, यदि कोई प्रतिद्वंदी है तो उसकी तारीफ, लेकिन आपके शब्दों ने आपके व्यक्तित्व को दर्शाया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मेरा आशीर्वाद है कपिल को कि एक अच्छे 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 मतलब महारथी की तरह चुनाव लड़े। मेरी शुभकामनाएं अपने छोटे भाई को। मेरा अपना संघर्ष है और उसका अपना संघर्ष है। और आपके सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इस समय रवाई घाटी से जातिवाद, क्षेत्रवाद, धनबल, बाहुबल, इन सब को तोड़ करके योग्य व्यक्ति को आगे भेजें। आपको लगता है कि जो कल आपके बच्चों को किताब देगा, रोजगार देगा, स्वरोजगार देगा, जो शराब बांटे, पैसा बांटे या किसी जातिवाद पे आपको लाए, क्षेत्रवाद पे आपको लाए, ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़ा होइए। हमने लंबे समय से रवाई घाटी में प्रफुल्लाल जुआठा जैसा नेता नहीं दिया है, हमने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जैसा नेता नहीं दिया है, हमने स्वर्गीय सकलचंद रावत जी जैसे नेता नहीं दिए हैं, हमने स्वर्गीय बुद्धि सिंह रावत जी जैसे नेता नहीं दिए हैं। तो हम नौजवान पीढ़ी से जो भी लोग निकल के आ रहे हैं, जो भी आज आपके बीच में प्रतिनिधि बन रहे हैं, आप उनको राजनीति की कसौटी पे ठोक परख करके चेक कीजिए और तब मतदान दीजिए। आप आने वाले भविष्य को देख के मतदान दीजिए। आपका रिश्ते नातेदार जरूर आप पे आज प्रेशर बना रहे होगा कि मैं आज ये आ रहा हूँ। ये कोई बिरादरी का चुनाव नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है। आज जो नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा, कल वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, कल जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, परसों लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। आप कहां से अपने प्रतिनिधि लाओगे? आज भी हमारे रवाई के लोग किसी काम के लिए जब देहरादून सचिवालय में जाते हैं तो उनको सुबोध उनियाल जी के यहाँ जाना पड़ता है, उनको प्रीतम सिंह चौहान जी के यहाँ जाना पड़ता है, उनको किसी और नेता के यहाँ जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप भी विधायक चुन करके भेज रहे हो, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मुख्यमंत्री आता है वो भी एक विधायक ही चुन के भेजते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मंत्री आता है वो भी एक विधायक ही चुन के भेजते हैं, तो आपका विधायक सिर्फ विधायक क्यों है? उनका विधायक सिर्फ विधायक ना रह के कैबिनेट मंत्री क्यों है? दूसरे का विधायक सिर्फ विधायक ना रह करके मुख्यमंत्री क्यों है? क्योंकि वो नेतृत्व को वोट डालते हैं। और हम इसी जात पात, क्षेत्रवाद, धनबल, बाहुबल में रह करके सही प्रतिनिधि को चुनाव में नहीं भेज पाते हैं। इसलिए हम वहां पे सचिवालयों में धक्के खाते हैं, दूसरे विधानसभा के नेताओं के घर पे जाते हैं तो 2-2 घंटे बाहर बैठ के इंतजार करना पड़ता है। तो जब आप अपने घर के लोगों का टैलेंट नहीं समझोगे, उनको नहीं जिताओगे, तो राजनीतिक उपेक्षा के हमेशा शिकार बनोगे, जिसका खामियाजा आप हमारी जो उम्र निकल चुकी है, जो हमारे बुजुर्ग साथी है या हमारे बड़े लोग हैं, उनका कितना होगा मैं नहीं जानता, पर जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारा क्षेत्र पीछे हो जाता है राजनीतिक चीजों में। हम एग्रीकल्चर में आगे हैं, हम संस्कृति में आगे हैं, हम भगवान ने और कायनात ने इतनी खूबसूरत चीजें दी है हमारी रवाई घाटी को, इतना समृद्ध, इतना संपन्न बनाया है, इतना खूबसूरत हिमालय, इतनी प्यारी माँ यमुना का पानी, इतनी अच्छी कृषि, इतनी अच्छी संस्कृति, इतने अच्छे घर, इतना अच्छा संस्कार, इतने अच्छे रिवाज, रीति रिवाज दिए हैं। लेकिन वो राजनीतिक चेतना से हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी का बच्चा कल कैसे चुनाव लड़ेगा? अगर आज कोई 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए फूक करके चुनाव करने की बात करता है, तो मेरे जैसा गरीब आदमी का लड़का कैसे हिम्मत करेगा चुनाव में? तो मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि कल के दिन किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा भी चुनाव लड़ सके, ये कह सके कि मैं भी नेता बनूंगा। तो वरना ये जो चुनाव है सिर्फ धन बल वाले, पशु बल वाले, बाहुबल वाले लोगों का चुनाव बन के रह जाएगा। तो ये मिथक तोड़ने का समय आया है। और रवाई की जो समृद्ध शिक्षित जनता है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय एक निर्णायक फैसला लेने वाली है। बहुत बड़ी बात विजयपाल रावत जी के द्वारा कही गई कि रवाई घाटी को जागना होगा और एक बेहतर नेतृत्व को मौका देना होगा, ताकि हमें कहीं और न भटक के अपना व्यक्ति जो इस क्षेत्र की सुध ले, इस क्षेत्र के काम करे और इस क्षेत्र की पीड़ा और सुख दुख में साथ रहे। कहीं ना कहीं ये सब चीजें तब संभव है यदि हमारा मतदाता जागरूक है। और आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध कि ये संदेश अवश्य प्रत्येक उत्तराखंडी के पास पहुंचना चाहिए, भारतवर्ष के हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि यदि इसी तरीके से ये विचारधाराएं धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। हम देख रहे हैं आज जो है हम सिर्फ अपने तक ही सिमट के रह गए हैं। हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को छोड़ अपने क्षेत्र के लिए, रवाई घाटी के लिए, जिस तरीके से रावत जी ने बताया
कि हमारे पास पूरी रवाई घाटी में एक बेहतर नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं है। वास्तव में बर्फिया लाल ज्वांठा जी सहित तमाम नाम उन्होंने गिनवाए। एक समय था, एक दौर था कि हमारे नेता, जो हमारे मंत्री जब क्षेत्र के होते थे तो हमारे लोग उनके पास अपनी फरियाद लेके जाते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है और रवाई घाटी को एक बेहतर नेतृत्व नहीं मिल रहा है। इसकी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी आप और हम सब की बन जाती है कि कहीं ना कहीं हम लोग चूक कर रहे हैं। तो साथी बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।